दोस्तों, अब तक आपने हमारे साथ एक से बढ़कर एक थ्रिलर क्राइम स्टोरीज का लुत्फ उठाया होगा, मगर आज की हमारी ये कहानी उन सब से हटकर होने वाली है। जी हाँ, एक ऐसी सच्ची धमाकेदार कहानी जो शुरुआत के कुछ सेकंड्स तो आपको आम लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप इसके सस्पेंस के जाल में उलझते जाएंगे और अंत में क्लाइमेक्स का ऐसा मसाला पाएंगे कि खुद भी हैरत में पड़ जाएंगे। यही वजह थी कि जिस किसी ने भी इस फिल्म को पूरा देखा वो इसका दीवाना हो गया। मूवी का नाम है 4x4 और रोटेन टोमेटो पर मौजूद इसकी 100% रेटिंग ये बताने के लिए काफी है कि आखिर ये कोई साधारण मूवी नहीं है। दोस्तों, हमारी इस कहानी की शुरुआत अर्जेंटीना के खूबसूरत शहर बोइनस एरिस से होती है, जहाँ पर चारों तरफ हरियाली के साथ साथ सुरक्षा बंदोबस्त भी है। हमें यहाँ पर कटीले तार दिखते हैं, हर घर के सामने कैमरे भी लगे हुए थे और उन्हीं कैमरास के सामने से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम चीरो होता है। देखने में बेहद अच्छे घर का ये लड़का चुपचाप रोड क्रॉस कर रहा था, तभी उसकी नजर एक SUV 4x4 पर पड़ती है जो रास्ते के किनारे खड़ी हुई थी। पहले तो वो थोड़ा आगे जाता है, फिर ना जाने क्या सोचकर वापस दोबारा गाड़ी के पास आता है और हर तरफ एक बार निहारने के बाद उसका लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। असल में चीरो पेशे से एक चोर होता है जिसका काम गाड़ी को चोरी करना नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद कीमती चीजों को चुराना है। कार में घुसते ही वो सबसे पहले उसका रेडियो निकालता है और फिर एक महंगे चश्मे को ड्रॉर से निकालकर खुद को शाहरुख खान समझता है और फिर हमेशा की तरह कार के पीछे वाली सीट पर पेशाब करना नहीं भूलता। पर चीरो ऐसा क्यों करता है ये कोई नहीं जानता, बस ये समझिए कि ये उसका अपना स्टाइल है। अब सब कुछ समेटने के बाद चीरो जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है तो वो नहीं खुलता, मगर वो इस बात पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और दूसरे दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर काफी जोर आजमाइश के बाद भी उसके हाथों नाकामयाबी लगती है। अब चीरो के दिल की धड़कनें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बेचारा पिछले कई घंटे से गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है मगर उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आती। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई गाड़ी नहीं बल्कि किसी VIP की सिक्योरिटी कार है। यहाँ तक कि चीरो अपने पैरों से गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जब उसका ये दाव भी नहीं लगता तो वो एक लोहे की रॉड से कांच को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से इससे भी कोई फायदा नहीं होता। चीरो को गाड़ी के अंदर फंसे अब घंटों बीत गए थे, उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वो दरवाजे के डोर वाले प्लास्टिक की लॉक को खोलने की कोशिश करता है, मगर यहीं पर उसका हाथ कट जाता है जिससे उसकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो ड्राइवर के पीछे की सीट के पास जाता है जहाँ पर उसने पेशाब किया था। वो अपने बैग से एक बंदूक निकालता है और शीशे पर शूट करता है, पर ये गाड़ी इतनी हाई सिक्योरिटी की होती है कि गोली टकराकर उसके पैर में लग जाती है और कुछ इस तरह चीरो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है। अब चीरो के पैर के साथ साथ उसका हाथ भी जख्मी हो चुका था, चारों तरफ से खून निकल रहा था। वो तुरंत अपनी शर्ट निकालकर पैर के घाव पर बांध देता है। इसी बीच उसे सामने से एक लड़की आते दिखती है जो गाड़ी के पास आती है। चीरो को लगता है कि वो उसे बचाने आई है और वो जोर जोर से कार का दरवाजा पटकने लगता है, मगर वो लड़की तो कार के शीशे की मदद से अपनी लिपस्टिक का शेड सही कर रही होती है और फिर वहाँ से चली जाती है। चीरो उसको जोर जोर से आवाज लगाता है, मगर उस लड़की के कान में जूं तक नहीं रेंगती, जिससे हमें साफ साफ ये समझ में आता है कि न केवल ये गाड़ी साउंड प्रूफ है बल्कि इसकी खिड़की में लगे शीशे से अंदर के लोग बाहर की तरफ तो देख सकते हैं, पर बाहर के लोग अंदर की तरफ नहीं देख सकते। यानी कि ये कहना अब बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि अब चीरो उस गाड़ी में बेहद बुरी तरह से फंस चुका है। वो दिमाग को ठंडा करके सोचता है और फिर अपनी पत्नी को मदद के लिए फोन लगाता है, लेकिन जैसे ही चीरो अपनी पत्नी को कॉल करने के लिए फोन ऑन करता है उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है क्योंकि उसमें बैटरी बेहद कम होती है। अब चीरो का आखिरी मौका भी हाथ से निकल चुका था। थोड़ी देर में उसे जोरदार प्यास लगती है। ऐसे में कार में कहीं पानी ना होने की वजह से वो अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालकर पूरी की पूरी गटक लेता है। कुछ घंटों बाद शाम हो जाती है। सुबह से कार के अंदर बंद पड़ा चीरो प्यास बुझाने के नाम पर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीकर बैठा था। कहीं पानी ना होने की वजह से वो कार की विंडो के अंदर उमस की वजह से मौजूद पानी की कुछ बूंदों को चाटना शुरू कर देता है। भूखा प्यासा चीरो किसी तरह पूरी रात ऐसे ही कार के अंदर बिता देता है। सुबह उठकर वो काफी बोरिंग महसूस कर रहा होता है, इसलिए गाड़ी के अंदर से जो रेडियो उसने निकाला था उसे वो वापस उसी में फिट करके अपना मन बहलाने के लिए गाने सुनने लगता है। थोड़ी देर बाद रेडियो अपने आप बंद हो जाता है और कार में लियामाडा एंत्रांते नाम से कॉल आती है। ये कॉल होती है डॉक्टर एनरिके की, जिनकी ये गाड़ी है। वो चीरो को बताते हैं कि जिस गाड़ी में तुम बिना इजाजत के घुसे हो, दरअसल वो मेरी गाड़ी है। इस गाड़ी में मैंने लेटेस्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाए हुए हैं, जिसमें अब तक 28 चोरों ने घुसने की कोशिश की है और 29वें तुम हो।
यहाँ ना तो तुम्हें कोई बाहर से देख सकता है और ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुन सकता है। और तो और ये गाड़ी पूरे तरीके से बुलेट प्रूफ है। इसमें बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है नीचे टैंक से। लेकिन अगर तुमने ऐसी कोई कोशिश की तो मैं तुम्हें इससे ब्लास्ट कर दूंगा, बिकॉज मैंने वहाँ पर टाइम बॉम्ब लगा रखा है। इसके बाद एनरिके अपनी जिंदगी के बारे में बताता है और बोलता है कि मेरी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी है, लेकिन पत्नी ना होने के बावजूद भी मैं उसकी यादों में जी रहा हूँ। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कुछ ही महीनों में वो इस दुनिया को अलविदा कह देगा। लेकिन चीरो उसकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं सुनता। वो तो बस उस गाड़ी से बाहर निकलना चाहता था। इसलिए गुस्से में चीरो एनरिके से कहता है कि अगर तुमने मुझे अभी के अभी आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ परिवार में बचे और भी लोगों की जान ले लूंगा। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, जल्द से जल्द मुझे बाहर निकालो। चीरो की धमकी सुनने के बाद एनरिके फोन कट कर देता है और फिर एनरिके उसे सबक सिखाने के लिए एसी को सबसे कम टेम्परेचर पर करके उसे ठंडी यातनाएं देना शुरू कर देता है। जिस गाड़ी में कुछ घंटों पहले चीरो को रेगिस्तान वाली गर्मी लग रही थी, वहीं अब उसे पहाड़ों जितनी सर्दी महसूस होने लगी। वो ठंडी की वजह से कांपना शुरू कर देता है। वो अपनी शर्ट निकालकर पहन लेता है, लेकिन इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके होंठ धीरे धीरे नीले पड़ने लगे थे। वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहा था। साथ ही साथ उसके घाव में इन्फेक्शन भी फैल चुका था। चीरो मान चुका था कि वो अब नहीं बच पाएगा, लेकिन तभी एनरिके एसी को बंद कर देता है, जिससे चीरो की जान में जान आती है। कुछ समय बाद उसे एक पुलिस वाला नजर आता है। पुलिस वाला कार को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। चीरो को उसमें एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन असल में पुलिस ऑफिसर उसे वहाँ से बचाने के लिए नहीं, बल्कि गलत जगह पर कार खड़ी करने के लिए उसका चालान काटने आया था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चीरो एक बार फिर से हताश हो जाता है और शांति से बैठकर अपनी मौत का इंतजार करता है, क्योंकि वो अच्छे से जान चुका था कि सन की एनरिके उसे ऐसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। अगले रोज गाड़ी के पास एक चोर आता है और वो चीरो की ही तरह उसके डोर को खोलने की कोशिश करता है। चीरो मन ही मन खुश होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो चोर गाड़ी का दरवाजा खोल पाता, उसे राह चलते कुछ लोग देख लेते हैं और बेचारे की बहुत जोरदार पिटाई भी करते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और काफी भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन इतने लोगों में किसी को भी इस बात का हल्का सा भी एहसास नहीं होता कि जो गाड़ी उनके सामने खड़ी है उसमें कोई व्यक्ति फंसा हुआ है। सभी दोबारा अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरी रोड फिर से खाली हो जाती है। शाम होते होते एनरिके एक बार फिर से चीरो को कॉल लगाता है। इस बार वो उसके बारे में कुछ जानना चाहता था। वो उससे उसकी आईडी कार्ड और एड्रेस मांगता है, जिसके बाद चीरो उससे कहता है कि वो इस दुनिया के कानून को नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर अमीर आदमी सिर्फ और सिर्फ गरीबों को कुचलने का काम करते हैं। दुनिया बहुत बेरहम है और मैं ऐसे ही लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ, उनके घरों में चोरी करके। यही काम मेरे दादा और भाई भी करते थे। मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता और ना ही मैं जिंदगी में कभी इसके अलावा कुछ कर पाऊंगा। चीरो की बातें सुनकर एनरिके काफी इम्प्रेस्ड होता है और उसे बताता है कि गाड़ी की सीट के नीचे पाइप है, जिसके अंदर गाड़ी को साफ करने का पानी है। तुम चाहो तो उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये सुनते ही चीरो फौरन पीछे की सीट की तरफ भागता है और उस पानी की बोतल को भरता है। हालांकि ये पानी काफी गंदा होता है, लेकिन उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सिर्फ उसे अपना गला गीला करना था, क्योंकि उसका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो चुका था और अगर वो जल्दी से जल्दी पानी को ना पीता तो शायद मर भी सकता था। ऐसे धीरे धीरे करके कई दिन बीत जाते हैं। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन चीरो अभी भी इस गाड़ी में फंसा हुआ था। शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसका दिमाग धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। अब 24 घंटे उसे सिर्फ बेहोशी ही छाई रहती है। अपनी भूख मिटाने के लिए अब वो गाड़ी के अंदर आए एक कीड़े को खा लेता है। चीरो कार से बाहर निकलने के लिए उसका मैनुअल पढ़ने लगता है, लेकिन बेचारे के हाथ कुछ भी नहीं लगता। उल्टा भूख के मारे वो पेपर्स को ही खाने लगता है। इसके बाद उसे दोबारा से प्यास लगना शुरू हो जाती है, मगर अब तो उसके पास पीने का गंदा पानी भी नहीं था, क्योंकि उसने सब कुछ एक ही बार में गटक लिया था। ऐसे में चीरो के दिमाग में खुद की पेशाब को पीने का आइडिया आता है। आखिर अब उसके पास इसके अलावा कुछ बचा भी कहाँ था। वो एक पॉली बैग में टॉयलेट करके जिंदा रहने के लिए अपनी ही पेशाब पीने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी दौरान डॉक्टर एनरिके का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि गाड़ी के डैशबोर्ड में एक चॉकलेट पड़ी है, तुम उसे खा सकते हो। चीरो तुरंत डैशबोर्ड खोलकर चॉकलेट को निकालता है और मिनटों में ही सफाचट कर जाता है, क्योंकि उसे भूख ही इतनी तेज लगी थी। अब उसे थोड़ी बहुत एनर्जी आती है और वो एक आराम की नींद फरमाता है। रोजाना की तरह सुबह उठकर वो अपने इर्द गिर्द लोगों को जाते देखता है, लेकिन चाहकर भी उन्हें बुला नहीं सकता था। फिर वो गाड़ी के गेट में एक छोटा सा छेद करता है
ताकि उसमें से चिल्लाकर लोगों को बता सके। लेकिन टीके भर के उस छेद से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। यहाँ चीरो अपने फोन की बंद पड़ी बैटरी को डैशबोर्ड से निकालकर बाहर रख देता है ताकि वो सोलर एनर्जी से थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए। इसी दौरान उसे डॉक्टर एनरिक का दोबारा कॉल आता है। वो चीरो को बताता है कि मैं तुम्हारे घर गया, जहाँ मैंने तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों से मुलाकात भी की और उन्हें ये भी बताया कि तुम्हारी $1,00,000 की लॉटरी लगी है। वो पैसा मैंने उन्हें दे दिया ताकि वो एक नया घर खरीद सकें। ये सब सुनकर चीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डॉक्टर से विनती करता है कि उसके परिवार को कुछ भी ना करें। फिर वो एनरिक से पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। डॉक्टर इसके जवाब में चीरो को याद दिलाता है कि वो कितना बड़ा अपराधी है। चीरो को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रो रो कर एनरिक से माफी मांगते हुए बोलता है, मैंने जिंदगी में कुछ बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन यहाँ इतने दिन कैद रहकर मैंने वो सारी सजा भुगत ली है। प्लीज अब मुझे यहाँ से जाने दो। मगर डॉक्टर एनरिक कहाँ किसी की सुनने वाला था, वो तुरंत ही फोन काट देता है। इसके बाद चीरो उस बैटरी को चेक करने के लिए अपने फोन में लगाता है, जो कि चल भी जाता है, और वो अपनी पत्नी को फौरन कॉल लगाता है। लेकिन फोन गलती से वॉइस मेल पर चला जाता है, जहां चीरो अपनी पत्नी को अपने हालात के बारे में बताने के साथ साथ उन सब अपराधों से भी वाकिफ करवाता है जो उसने अपनी बीती जिंदगी में किया था। साथ ही साथ वो आखिरी बार उससे माफी मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एहसास हो चुका था कि अब वो वापस कभी भी अपने घर नहीं जा पाएगा। इसके बाद चीरो ईश्वर का नाम लेकर गाड़ी की स्टार्ट बटन दबाता है और गाड़ी स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन गाड़ी बैक गियर में लगी थी। काफी कोशिश करने के बावजूद भी गियर चेंज नहीं होता, इसलिए अब वो गाड़ी को बड़ी तेजी से पीछे की तरफ लेकर जाता है और गाड़ी जाकर दीवार से टकरा जाती है, जिससे सारे एयरबैग्स निकल आते हैं और चीरो की जान बाल बाल बच जाती है। चीरो को जब होश आता है तो वो देखता है कि गाड़ी का पिछला शीशा भी इस दुर्घटना में टूट गया है। वो किसी तरह खुद को टूटी हुई खिड़की से बाहर निकालता है और जाकर एक कैफे में घुसकर वहाँ से खाने पीने की चीजें निकालकर वहीं बैठकर खाने लगता है। चीरो खाना खा ही रहा होता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि पहले तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। चीरो बोलता है कि मेरे पास इसके पैसे नहीं हैं, जिस पर वो गार्ड उसे पकड़कर रेस्टोरेंट के बाहर धकेलने लगता है। लेकिन तभी चीरो अपनी गन निकालकर उसे मार देता है। इसी बीच चीरो की आंखें खुल जाती हैं। असल में वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था और वो खुद को उस गाड़ी के अंदर ही पाता है। चीरो की हालत बद से बदतर हो रही थी। कई दिनों से बुखार होने की वजह से वो अंदर से और कमजोर हो चुका था। ऊपर से भूखा रहना उसके लिए दिन ब दिन जानलेवा होता जा रहा था। चीरो अब अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, इसलिए वो बंदूक निकालकर खुद की जान लेने की कोशिश करता है, मगर ये काम भी उससे नहीं हो पाता। तभी वहाँ पर डॉक्टर एनरिक का कॉल आता है और फोन पर वो उसे सामने देखने को कहता है, जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर ही खड़ा था। चीरो की हालत देखकर वो समझ चुका था कि अब ये इंसान चलने फिरने लायक नहीं है, इसलिए बिना डरे एनरिक गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। डॉक्टर होने के नाते वो चीरो के जख्मों को चेक करता है, जिसमें मौका पाकर चीरो एनरिक पर गोली चला देता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर ये गोली एनरिक के कान को छूकर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से चीरो को दबोच लेता है और वो चीरो की बंदूक छीनकर उसकी कनपट्टी पर तानकर वापस गाड़ी की तरफ घसीटने लगता है। गोली चलने की वजह से एक पुलिसकर्मी एनरिक को देख लेती है और डॉक्टर से चीरो को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन डॉक्टर एनरिक के दिमाग में तो कुछ अलग ही सनक सवार थी। वो आखिर इतनी आसानी से कैसे उसको छोड़ देता। वो महिला पुलिसकर्मी को बताता है कि ये एक चोर है, इसने मेरी गाड़ी में घुसकर चोरी करने की कोशिश की, साथ ही साथ इसने मुझ पर भी गोली चलाई। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप यहाँ से चली जाओ तभी बढ़िया होगा। मगर पुलिसकर्मी उसकी बात नहीं मानती, जिसके थोड़े ही समय बाद वो जगह पूरी तरीके से रेड अलर्ट घोषित कर दी जाती है। अब यहाँ पर शहर के अन्य पुलिस बल के साथ साथ टीवी रिपोर्टर्स भी लाइव प्रसारण करते हुए नजर आते हैं। पूरे शहर की नजर अब इस घटना पर थी। इसी बीच चीरो की जान बचाने के लिए सीनियर ऑफिसर अमेंडेओ पहुंचता है। अमेंडेओ काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन ऐसे केसेस में जहां मुजरिम को बहलाना फुसलाना हो, उस मामले में वो काफी माहिर था। इसलिए रिटायर होने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इसे इस केस में इंटरफेयर करने को कहा था। जिसके बाद अमेंडेओ डॉक्टर एनरिक को चीरो को छोड़ने के लिए कहता है, पर डॉक्टर उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम पुलिस वाले अगर ये काम अच्छे से कर रहे होते तो आज मुझे अपनी गाड़ी में इतनी सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी की सारी गलती तुम्हारी है। तुम लोगों की वजह से इनके जैसे चोर आजादी से घूमते हैं
और इसका खामियाजा हमारी जैसी आम जनता को भुगतना पड़ता है। डॉक्टर की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद आसपास के लोग भी उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और चाहते हैं कि वो चीरो को मार दे। लेकिन वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मौजूद थे जो कानून में विश्वास रखते थे और डॉक्टर से उसे छोड़ने की गुजारिश करते हैं। अमेंडेओ भी अपनी जादुई भाषा में एनरिक को समझाने में लग जाता है कि तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, किसी भी कीमत पर तुम्हें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बाकी इस लड़के ने जितना भी गलत किया है उसकी सजा इसको जरूर मिलेगी, बस तुम ऐसे लोगों के लिए अपने हाथ गंदे मत करो। अमेंडेओ ऐसी कई बातें उससे कहता है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में डॉक्टर अमेंडेओ की बातों में आ जाता है और चीरो को छोड़ देता है, लेकिन खुद कहीं भागने के बजाय अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल के एक टाइमर को ऑन कर देता है, जिसके चंद सेकंड्स बाद ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। डॉक्टर एनरिक ने अपनी ही गाड़ी में लगाया हुआ बॉम्ब इस्तेमाल करके खुद को ही मार दिया था और अब हमें चीरो को दिखाया जाता है जो अपनी गलती पर काफी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और अब उसे इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले चीरो को इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया जाएगा और फिर जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा तब उसके गुनाहों का हिसाब किताब होगा। हालांकि कुछ लोगों की माने तो डॉक्टर एनरिक जो भी कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। उनकी इस मौत ने सरकार को जरूर सबक सिखाया होगा ताकि वो चीरो जैसे अपराधियों पर लगाम लगा सकें। और इसी के साथ हमारी ये कहानी भी समाप्त होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।